एक समय की बात है। एक गांव में अमन नाम का एक साधारण किसान रहा करता था। उसके परिवार में एक बूढ़ी माँ और बीवी थी। अपने खेत में काम करके वो अपना गुजर बसर करते थे और अमन की बीवी राधा बहुत खड़ूस औरत थी। वो अपनी सास को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। वो हर समय अपनी सास जानकी पर चिल्लाती रहती थी। अमन भी अपनी माँ से बहुत कम लगाव रखता था, लेकिन जानकी बेचारी सभी तकलीफों को झेल रही थी और कुछ भी नहीं कह रही थी। एक दिन की बात है, अमन खेतों में मेहनत करने के लिए चला जाता है। और इधर अमन के जाते ही राधा शुरू हो जाती है। ये सोने चांदी के बर्तन चमकाने हैं, ये 3 वक्त का शाही खाना बनाना है, और किस लिए? बस एक प्राणी के लिए जो रानियों की तरह खाती है और दर्द का नाटक करके पूरा दिन चारपाई तोड़ती है। ये सब बातें जानकी अपने कमरे में सुन रही होती हैं। हे राम, मेरी ये बहू बाहर से देवी और भीतर से दैत्य है। घर की चमक धमक उसकी जीभ की कड़वाहट को नहीं छुपा सकती। मेरे पति ने ये घर अपने बेटे के लिए बनाया था ताकि वो और उसकी पत्नी खुशी से रहें, पर ये मेरे लिए तो बस एक पिंजरा बन गया है। इस कमरे की 4 दीवारी अब मुझे काटती है। थोड़ा बाहर की हवा तो ले लूं। जानकी लेते लेते थक जाती है तो वो बाहर टहलने के लिए निकल जाती है। निकलो, निकलो इस घर से। अब मैं बस इंतजार कर रही हूँ कि तुम वापस आने का रास्ता भूल जाओ। उधर जानकी चलते चलते अपने गांव के पड़ोसी से मिलती है, जो पेड़ के नीचे छांव में बैठा हुआ था। उसको देख के जानकी बहुत खुश होती है और किशोर उससे कहता है, क्या हाल है बहन जानकी? तुम तो चांद हो गई। मुझे पूरे 2 सप्ताह से नजर ही नहीं आ रही थी, और पता नहीं आज हम लोगों की कितनी अच्छी किस्मत होगी जो आज एक साथ मिल गए। और घर में तुम्हारे बहू बेटा ठीक ठाक है ना? हाँ रामपाल भाई, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अरे आज हम लोगों की किस्मत ही चमक गई। और हाँ रामपाल भाई, मैं भी ठीक हूँ और मेरे घर में मेरे बहू बेटे भी ठीक हैं। अरे जानकी बहन, तुम्हारी बहू कैसी है? मतलब स्वभाव से अच्छी है ना? और तुम्हारी इज्जत करती है और तुम्हें समय पर खाना भी देती है या नहीं? रामपाल की बात सुनकर जानकी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो बेचारी अपनी आंखों के आंसुओं को छुपाकर अपनी बहू की तारीफ करती है। अरे हाँ भाई रामपाल, मेरी बहू तो स्वभाव से बहुत अच्छी है और मुझे समय पर खाना पानी भी देती है और मुझे अपनी मांझी की तरह मानती है। अगर मैं खाना न खाऊं तब तक वो खाने को हाथ तक नहीं लगाती है। इसीलिए मैं भी उसे अपनी बेटी ही मानती हूँ, क्योंकि जिसके स्वभाव अच्छे होते हैं उसके लिए विचार भी अच्छे होने चाहिए। हाँ बहन, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो कि इज्जत देने वालों को इज्जत मिलनी चाहिए। बहन, तुम्हारी तो किस्मत ही चमक गई जो तुम्हें ऐसी बहू मिली है जो तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखती है। भगवान करे कि ऐसी बहू सबको मिले। और हाँ जानकी बहन, तुम कभी भी उससे कुछ मत कहना, क्योंकि वह बेचारी तुम्हारे लिए इतना सब कुछ करती है कि जितना कोई नहीं कर सकता। उसकी बात सुनकर जानकी की आंखों से आंसू बाहर निकलने लगते हैं, लेकिन वो गर्दन नीचे झुका लेती है और मन में कहती है, ऐसी बहू किसी को न मिले। फिर दोनों अपने अपने घर के लिए जाने लगते हैं। जानकी जब घर में पहुंचती है तो उसकी बहू खड़ी हुई थी, जो अपनी आंखें लाल पीली कर रही थी। और फिर वो गुस्से में आकर जानकी से कहती है, अरे महारानी जी, अब आप कौन सी यात्रा पूरी करके आई हो? अरे अगर तुमसे कभी कोई काम के लिए कह दिया जाता है तब तो तुम कहती हो कि तुम्हारे हाथ पैर दर्द कर रहे हैं और तुम में इतनी ताकत नहीं है कि तुम काम कर सको। लेकिन टहलने के लिए तुम 10 किलोमीटर टहल जाओगी, तब तुम्हारा ना ही हाथ पैर दर्द करेगा और ना ही तुम्हारी ताकत कम होगी। अरे बहू, लेटे लेटे मेरी रीढ़ की हड्डी दर्द करने लगी थी और वैसे भी मेरी तबीयत कभी ठीक रह ही नहीं पाती, इसीलिए मैं टहलने के लिए चली गई थी। और वहाँ मुझे मेरे गांव के पड़ोसी रामपाल मिल गए थे, इसीलिए मैं उनसे बात करने लग गई थी। इस वजह से घर आने में ज्यादा समय लग गया। वही तो मैं कह रही थी कि तुम्हें इधर उधर टहलने में और गप्पे लगाने में बहुत मजा आता है और काम करने में तुम्हारी जान निकल आती है।
राधा के मुंह से इतनी कड़वी बातें सुनती है तो जानकी पर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है, क्योंकि राधा उसके साथ बहुत गलत व्यवहार कर रही थी। लेकिन जानकी को बहुत भूख लगी थी तो वो राधा से प्यार भरी बातों में कहती है, बहू बेटी, मुझे बहुत भूख लगी है, तो तुम मुझे थोड़ा खाना दे दो जिसे खाकर मैं अपनी भूख मिटा दूं। आज सुबह से मैंने खाना नहीं खाया है, इसीलिए और भी ज्यादा भूख लगी है। खाना कहाँ से लाऊं? मैंने कोई एक्स्ट्रा खाना नहीं बना रखा जो महारानी जी के लिए बचा कर रखूं। अब सीधा शाम को बनेगा तब खाना। एक दिन कम खाओगी तो सेहत बन जाएगी, वैसे भी बुढ़ापे में कम खाना ही अच्छा होता है। उसकी बात सुनकर जानकी को बहुत बुरा लगता है, लेकिन बेचारी चुप ही रहती है। शाम को अमन जब घर आता है तो अपनी माँ से कहता है, अरे माँ, आपने खाना तो खा लिया था ना, और वैसे भी आज खाना तुम्हारी मनपसंद का ही बना था, तो तुम्हें खाते समय और भी अच्छा लगा होगा। हाँ बेटा, खाना तो बड़ा स्वादिष्ट था, और आज मैंने सब दिनों से कुछ ज्यादा खाना भी खाया है, क्योंकि मनपसंद चीज खाने में बड़ा मजा आता। जिस माँ को रूखी सूखी रोटी तक नहीं मिली, वो अपने बेटे के सामने झूठ बोलकर कह देती है कि खाना बड़ा अच्छा था। अगर वो कह देती कि उसे आज खाना नहीं मिला है तो शायद राधा से अमन की लड़ाई हो जाती, इसीलिए वो कह देती है कि उसके मनपसंद का खाना बना था। अपनी माँ के मुंह से ये बात सुनकर अमन कहता है, अरे हाँ माँ, राधा तो बहुत अच्छा खाना बनाती ही है। जो भी उसका खाना खा लेता है उंगलियां ही चाटता रह जाता है। माँ, आप राधा जैसी बहू पाकर धन्य हो गई हो। आप बड़े किस्मत वाली हो जिसे राधा जैसी बहू मिली। हाँ बेटा, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। राधा मेरी बहू नहीं बल्कि मेरी बेटी है। अच्छा बेटा, अब मेरे सर में कुछ थोड़ा बहुत दर्द होने लगा है, तो तुम अलमारी से मेरी दवाई निकाल कर मुझे दे दो, मैं खा लूंगी और अपने सर का दर्द मिटा सकूंगी। अरे माँ, आपको दिखाई नहीं पड़ता कि मैं दिन भर खेतों में काम करता हूँ और अब घर पहुंचा हूँ तो बैठ तक नहीं पाया हूँ और आप काम बताने लग गई। अरे कम से कम इतना तो कर लो, कुछ दूर पर अलमारी है, वहां से दवाई निकाल कर खा लो। और अब मैं जा रहा हूँ आराम करने के लिए, मुझे बहुत थकावट महसूस हो रही है। ठीक है बेटा, तुम जाओ और आराम करो, और मुझे माफ कर देना, मेरे से गलती हो गई जो मैंने तुमसे कह दिया कि मेरी दवाई उठा के दे दो। अमन गुस्से में आकर वहाँ से पैर पटकता हुआ चला जाता है और अपनी पत्नी के पास जाता है। फिर राधा से कहता है, अरे राधा, क्या हुआ? तुम चुपचाप और बड़ी उदास क्यों बैठी हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? अरे अब मैं तुम्हें क्या बताऊं कि सारा दिन मेरा काम करने में ही निकल जाता है। ऊपर से तुम्हारी माँ जी का ख्याल रखना और खाना बनाना, झाड़ू पोछा लगाना, ये सब करते करते मैं बहुत थक जाती हूँ। और आज तो मेरे हाथ पैर बहुत दर्द कर रहे हैं, इसीलिए चुपचाप आपका इंतजार में बैठी थी। लेकिन आपके माँ जी को हम दोनों में से किसी पर रहम नहीं आता, क्योंकि वो तो सिर्फ खाती हैं और लेटी रहती हैं, और आज तो न जाने कितनी दूर टहलने के लिए चली गई थी। अरे इतनी दूर टहलने जाती हैं तो इससे अच्छा तुम्हारे साथ थोड़ा काम ही कर ले। अरे राधा, कोई बात नहीं, मुझे भी इन पर बहुत गुस्सा आ जाता है। अरे अगर तुम थोड़ा बहुत काम कम कर लोगे तो अच्छा हो जाएगा। अब मैं क्या बताऊं, मैं तो कुछ कहती तक नहीं हूँ, क्योंकि वो आपकी माँ जी हैं, इसीलिए मैं उनकी इज्जत भी करती हूँ। अच्छा छोड़ो सभी बातों को, आपको भूख लगी होगी तो मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ, आप खा लो जल्दी से। अरे राधा, मैं खाना तो खा लूंगा, और मैं इतना थक भी नहीं गया हूँ कि जितना तुम सोच रही हो। अरे मुझसे ज्यादा तो तुम काम करती हो और तुम बहुत थक गई हो, तो तुम इसी पर लेट जाओ। मैं तुम्हारे हाथ पैर में थकावट उतारने वाला तेल लगा देता हूँ और तुम्हारा सर दबा देता हूँ ताकि तुम्हें कुछ आराम मिल सके। अच्छा ठीक है जी, मैं लेट जाती हूँ और फिर बाद में आप खाना भी खा लेना, शायद मैं सो जाऊँ। उन दोनों के कमरे में हो रही सारी बातें जानकी अपने कमरे से सुन रही थी। उसे बहुत दुख होता है और वो खुद से ही कहने लगती है, हे भगवान, ये मुझे कैसा बेटा दिया है। अरे ये तो अपनी पत्नी के प्यार में इतना ज्यादा गिर चुका है कि मुझे बिल्कुल भूल गया है। मैंने इसे कहा
कि दवाई लाकर दे दो, तो इसने मुझसे कहा कि मुझे बहुत थकावट महसूस हो रही है और वहाँ अपनी पत्नी के हाथ पैर में तेल लगा रहा है और उसका सर दबा रहा है। हे भगवान, इससे अच्छा तो मुझे इस घर से उठा ले। जाए कि उसका बेटा होकर उसके लिए दवाई तक नहीं दे रहा और अपनी पत्नी को बहुत लाड प्यार कर रहा है। ऐसे ही कई महीने और बीत जाते हैं। माँ जी, ये कपड़े धोबी को देने हैं। मेरी कमर में दर्द है, इसलिए आप इन्हें थोड़ा निचोड़ कर सुखा दीजिए। बहू, मेरे हाथ पैर में आज बहुत दर्द है, मुझसे उठना भी मुश्किल हो रहा है। दर्द? बस यही एक शब्द आता है आपके मुंह से। ठीक है, हाथ पैर दर्द कर रहे हैं तो मत निचोड़िए, पर ये बाल्टी। वो जानबूझकर गर्म पानी की बाल्टी को जानकी के पैरों के पास फिसला देती है। थोड़ा सा गर्म पानी उनके पैरों पर गिर जाता है। बहू, ये क्या किया तुमने? गर्म पानी? ओह, माफ करना माँ जी, हाथ से फिसल गई। देखिए, अब आपके पैरों पर थोड़ा सेक लग गया है। बुढ़ापे में सेक अच्छा होता है ना? वो धीमे से मुस्कुराती है और जानकी अपमान से सिर झुका लेती हैं। उसी पल अमन खेत से लौटता है। वो दरवाजे पर खड़ा ये सब देखता है, माँ का दर्द और पत्नी की क्रूर मुस्कान, और वो दोनों की तरफ बढ़ता है। राधा, क्या हुआ? पानी कैसे गिर गया? अजी कुछ नहीं, माँ जी को हाथ पैर में दर्द हो रहा था तो मैंने सोचा कि थोड़ा गर्म पानी दूंगी, पर बाल्टी फिसल गई। अब तो मेरा भी सर घूम रहा है इतना काम करके। हाँ हाँ बेटा, कोई बात नहीं, बहू बस सफाई कर रही थी। राधा, तुम्हें आराम करना चाहिए। तुम दिन भर कितनी मेहनत करती हो। ऐसा कहकर वो अपनी पत्नी को कमरे में लेकर चला जाता है और जानकी वहाँ अकेली रह जाती है। जानकी अमन की इस बेरुखी को देखकर स्तब्ध रह जाती है। उन्हें एहसास होता है कि बेटा जानबूझकर किए गए इस अत्याचार को देखकर भी अनदेखा कर गया। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतने लगता है। अब राधा को बहुत गुस्सा आता था जब वो जानकी को देख लेती थी। अब उसके मन में कुछ ऐसा करने के लिए चल रहा था ताकि जानकी इस घर से बाहर चली जाए और कभी लौटकर ही ना आए। इस बुढ़िया से मैं परेशान हो गई हूँ। इस बुढ़िया ने जीना हराम कर दिया है। ये मर क्यों नहीं जाती? दिन रात बस खाओ और लेटे रहो। अब मुझे कुछ बड़ा करना पड़ेगा। इसे इस घर से निकालना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इधर अमन खेत में काम कर रहा होता है। तभी एक पड़ोसी किशोर उसके पास आता है और वो अमन से कहता है, अरे अमन भाई, कैसे हो? और तुम तो इस बार सबसे पहले खेतों में मेहनत करके सबसे पहले फसल उगा लोगे। अरे भाई, क्या करूं? सबसे पहले मेहनत इसीलिए कर रहा हूं कि इस फसल को जल्दी बेच दूंगा ताकि अपनी पत्नी के लिए कुछ गहने ले सकूं और घर का अच्छे से खर्च चला सकूं। हाँ, पत्नी से याद आया कि तुम्हारी पत्नी का स्वभाव कैसा है? वो तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखती है और तुम्हारी माँ जी का ख्याल अच्छे से रख रही है या नहीं? अरे भाई, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं कि मेरी पत्नी का स्वभाव कैसा है। अरे मेरी पत्नी तो इतना काम करती है कि जितना हमारे गांव की कोई औरत नहीं करती होगी। और मेरी माँ तो बड़े खुशनसीब हैं जिन्हें राधा बहू मिली है। राधा मेरी माँ जी का इतना ख्याल रखती है कि समय पर खाना, पानी और दवाई देती है। कभी कभी उनका सर दर्द करने लगता है तो उनका सर भी दबा देती है। चलो, अच्छा है कि तुम्हारी माँ जी का ख्याल रखने वाली तुम्हें एक पत्नी मिल गई। और सच में तुम्हारी माँ तो फिर बहुत खुशनसीब है। अच्छा भाई, अब मैं चलता हूँ, मुझे भी मेरे खेतों में काम करना है। शाम को अमन जब घर आता है तो राधा अमन से कहती है, अरे जी देखो, अब मुझे हार खरीद दो। अपने पिछले साल ही कहा था, लेकिन अब इस साल तो खरीद दो। और ज्यादा मैं आपसे कुछ खर्चा भी नहीं करवाते हूँ, तो इतना तो कर दो मेरे लिए। अरे राधा, मैं तुम्हें हार तो आज ही खरीद देता, लेकिन मजबूरन मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं खरीद पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं। अरे
मैं जैसे तैसे घर चला पा रहा हूँ, और यहाँ फसल बोने के बाद जब अच्छी तैयार होगी तो इसे बेचकर मैं तुम्हारे लिए हार जरूर खरीद दूंगा। अरे आप पैसों की चिंता क्यों कर रहे हो? अरे शायद आपको नहीं मालूम कि आपके माँ जी के पास कितने पैसे हैं। मैंने एक दिन देखा था कि उनके पास बहुत पैसे हैं और वो पैसे वो किसी को नहीं देना चाहती, इसीलिए उन्हें छुपा कर रखा है। लेकिन मैंने उन्हें आज तक एक भी पैसा नहीं दिया है, तो मैं उनसे क्या कहूंगा जो वो मुझे पैसे दे देंगे? और मुझे ये भी यकीन नहीं हो रहा है कि उनके पास पैसे होंगे। अरे आपको यकीन हो और या ना हो, लेकिन मैं कह रही हूँ तो उनके पास पैसे जरूर हैं। अरे मैंने अपनी आंखों से देखे थे उनको पैसे गिनते हुए। और रही बात पैसे मांगने की, तो आप कहना कि मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, तो मैंने डॉक्टर को भी दिखाया है, लेकिन उन्होंने कहा कि अस्पताल में पैसे जमा करवा दो तो मैं तुम्हारा इलाज कर दूंगा। बस वो तुम्हें पैसे दे देंगे, क्योंकि एक माँ अपने बेटे को तकलीफ में नहीं देख सकती। ठीक है राधा, मैं तुम्हारी बात पर विश्वास करके ये भी कोशिश करके देख लेता हूँ। अगर माँ जी ने पैसे दे दिए तो फिर तो हमारी बल्ले बल्ले, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए अच्छी सी हार खरीद दूंगा। अपनी पत्नी पर विश्वास करके अमन अपने माँ जी के पास जाता है और उदास होकर कहता है, अरे माँ जी, अब क्या होगा? अब तो मैं बहुत परेशान हूँ। अरे माँ जी, बात कुछ ऐसी है कि तुम्हारी बहू राधा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और डॉक्टर ने कहा है कि पैसे पहले जमा करवा दो, तुम्हें इनका अच्छे से अच्छे डॉक्टर से इलाज करवा दूंगा। अब मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं राधा का इलाज करवा सकूं। अरे बेटा, तो तुम ज्यादा उदास मत हो, और मेरे पास कुछ पैसे पुराने जुड़े हुए रखे हैं, तो तुम उनसे राधा बहू का इलाज करवाना और जल्दी से ठीक करवा लेना। ठीक है माँ जी, आप मुझे जल्दी से पैसे दे दो और फिर वो पैसे मैं अस्पताल में जमा कर दूंगा ताकि राधा का इलाज जल्दी हो सके। फिर जानकी अपने बेटे अमन पर विश्वास करके उसे पैसे दे देती है। अपने पति के पास पैसे देखकर राधा बहुत खुश होती है। देखो जी, अब तुम्हारी माँ जी की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब रहने लगी है और ना जाने ये कब हम लोगों को छोड़कर चली जाएगी। और अब इनकी दवाई का खर्चा भी बहुत बढ़ गया है, तो अब हम लोगों के पैसे बेफालतू में खराब हो रहे हैं। अब कुछ ऐसा करो कि तुम्हारी माँ जी इस घर से चली जाए। हाँ, तुम ये बात तो बिल्कुल सही कह रही हो कि हमारे पैसे बेफालतू में खराब हो रहे हैं, लेकिन अगर मैं अपनी माँ जी को ऐसे घर से भगाऊं तो गांव के लोग देखेंगे और वो मेरी इधर उधर चुगली करेंगे कि बेटे ने अपनी माँ को घर से भगा दिया, और मैं बेटा होने के नाते ऐसा कर भी नहीं सकता। और अगर माँ के लिए दवाइयाँ आती रहेगी तो हम कंगाल भी हो जाएंगे। हाँ, बात तो तुम भी बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन मेरे मन में एक तरीका है जिससे किसी को पता भी नहीं चलेगा और तुम्हारी माँ जी भी हमारे घर से चली जाएगी। तरीका कुछ ऐसा है कि 10 या 20 रुपए खर्च होंगे, इतने रुपए में तुम्हारी माँ जी इस घर से चली जाएगी। अच्छा, ऐसा क्या तरीका है जो इतने कम रुपए में माँ जी यहाँ से चली जाएगी? अच्छा, तो तुम मुझे वो तरीका जल्दी से बताओ, शायद हमारे लिए वो बहुत अच्छा हो। देखो, तुम आज ही बाजार जाओ और वहाँ से कुछ रुपए की दवाई ले लेना, जो दवाई आदमी को बेहोश कर देती हो, ना कि मार देती हो। और उस दवाई को मैं खाने में मिला दूंगी, और जब उस खाने को तुम्हारी माँ खाएगी तो बेहोश हो जाएंगी, और तुम उन्हें रात में कहीं भी फेंक देना, जैसे पहाड़ी जंगल में फेंक देना। बस फिर हम दोनों ही इस घर में रहेंगे। हाँ राधा, ये तरीका तो बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं अभी जा रहा हूँ और कुछ रुपए की दवाई खरीद कर लाऊंगा, फिर तुम जैसा कह रही हो मैं वैसे ही करूंगा। शाम को राधा खाने में दवाई मिलाकर बनाती है और खाना जानकी के मनपसंद का बनाती है। जानकी की चारपाई पर खाना रखकर राधा कहती है, माँ जी, आज मैं आपकी मनपसंद की केसर की खीर बनाई है, तो आप जल्दी से इस खाने को खा लो ताकि ये ठंडा ना हो पाए।
अपनी मनपसंद का खाना सामने देखकर जानकी को शक होता है कि आखिर उसके मनपसंद का खाना कैसे बनाया गया है। और फिर जानकी अपने आप से कहती है, अरे कुछ तो गड़बड़ है, ऐसा तो कभी नहीं होता है जैसा आज किया गया है। अरे मेरे मनपसंद का खाना तो आज तक इसने नहीं बनाया, लेकिन आज कैसे बना दिया? अरे छोड़ो इन सभी बातों को और इस खाने को चुपचाप खा लो, बेशक इसमें जहर ही क्यों ना हो, क्योंकि वैसे भी मेरी बहू और मेरा बेटा मेरे से तंग आ चुके हैं। अगर मुझे मारना चाहते होंगे तो भी कोई बात नहीं। क्या हुआ माँ जी, आप इतना क्यों सोच रही हो? जल्दी से खाने को खा लो, खाना ठंडा हो रहा है। हाँ बहू, मैं जल्दी से इस खाने को खा लेती हूँ। फिर कुछ ही देर में जानकी बेहोश हो जाती है। तो राधा अमन से कहती है, देखो जी, अब तो ये बेहोश हो गई हैं और अब आप इन्हें कहीं जंगल में डाल देना, ताकि या तो ये हमारे घर का रास्ता भूल जाएंगी या फिर इन्हें कोई जानवर खा जाएगा। उसके बाद हम दोनों लोग खुशी से रहेंगे। ठीक है राधा, तुम जैसा कह रही हो मैं वैसा ही करूंगा। इन्हें गांव के दूर वाले पहाड़ी जंगल में डाल दूंगा। फिर अमन अपने माँ को एक जंगल में डाल देता है और अपने आप घर के लिए चला आता है। कुछ देर बाद जानकी को होश आ जाता है तो वो खुद से कहती है, अरे मुझे तो पहले ही शक था कि आज तो मेरे साथ कुछ ना कुछ अनहोनी होने ही वाली है, क्योंकि कभी भी मेरे मनपसंद का खाना नहीं बनाया गया था, लेकिन आज बनाया गया था और उसे खाने में बेहोश होने वाली दवाई मिलाई गई थी, जिसे खाकर मैं बेहोश हो गई। ये अच्छा भी है। और क्या जब अपनी औलाद अपने आप को नहीं चाहती तो बहू तो पराए घर की थी। हे भगवान, तूने मुझे ऐसी औलाद दी थी जो मुझे ही मारना चाहती है। इससे अच्छा तो मैं बे औलाद रह लेती। पता नहीं मैंने पिछले जन्म में कौन से पाप किए होंगे जो इस जन्म में मुझे पाप भुगतना पड़ रहा है। जानकी खुद से ही बातें कर रही होती है, तभी उसे किसी के पैरों की आवाज सुनाई देती है। तभी वो एक झाड़ी के पीछे छिपकर खड़ा हो जाता है। तभी वो देखता है कि दो चोर एक एक सोने से भरे बक्से के सामने खड़े थे और दोनों आपस में बातें कर रहे थे। उनके पास दो बक्से देखकर जानकी कहती है, अरे भगवान, देखो मेरी बहू बेटी ने मुझे इसलिए घर से बाहर निकाला है कि मैं ना ही उनका कुछ काम करती हूँ और ना ही उन्हें कहीं से पैसे देती हूँ। और भगवान, आप कुछ ऐसा कर दो जिससे कि ये चोर यहाँ से चले जाएं और ये बक्से मुझे मिल जाएं, ताकि मेरे पास इतने ज्यादा रुपए का सोना देखकर मेरे बहू बेटा मुझे घर से नहीं निकालें। अरे भाई देखो, हमारे पास 2 सोने से भरे बक्से हो चुके हैं, तो हम लोग एक बक्से को घर ले चलते हैं। हम लोग इसे आपस में बराबर बराबर बांट लेंगे और इस बक्से को यहीं छिपा देते हैं। और देखो, इस जंगल में कोई नहीं आता है, तो हम लोग सुबह जल्दी आएंगे और उस बक्से को भी ले चलेंगे। ठीक है भाई? हाँ भाई, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। 2 बक्से एक साथ ले चलना खतरे से खाली नहीं होगा। और इस बक्से को तुम पीछे पीछे लेकर चलना और आगे आगे मैं देखूंगा कि कोई आ तो नहीं रहा है। ठीक है भाई, चलो अब हम लोग यहाँ से चलते हैं। वो दोनों चोर वहाँ से चले जाते हैं और जानकी वहाँ आ जाती है। जानकी अपने सामने बक्सा रखा देखकर बहुत खुश होती है और भगवान को धन्यवाद देने लगती है। भगवान, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया जो तूने मेरी बात सुन ली। अरे तूने ही इन चोरों के मन में कुछ ऐसा कर दिया होगा जिससे इन्होंने एक बक्सा यहीं छोड़ दिया, वरना कोई चोर ऐसा कभी नहीं कर सकता। अब मैं सुबह होते ही इस बक्से को घर ले जाऊंगी और इसे देखकर मेरे बहू बेटे बहुत खुश होंगे और फिर मुझे घर से कभी नहीं निकालेंगे। जानकी अपने घर आ जाती है। उसे देखकर उसका बेटा अमन कहता है, माँ, आप जिंदा है? ये कैसे हो सकता है? हाँ बेटा, तुम्हारी फेंकी हुई माम अब भी जिंदा है और खाली हाथ भी नहीं आई हूँ। ये सोने से भरा बॉक्स लेकर आई हूँ, देखो। सोना? इतना सोना? माँ जी अब कितनी अच्छी हैं। ये कहाँ मिला आपको? ये सोना मुझे मेरे विंध्य जंगल में मिला था, जहाँ तुमने मुझे मरने के लिए फेंक दिया था। अमन और राधा शर्म से सिर झुका लेते हैं
सुनो, मैं अब तुम्हारे घर में नहीं रहूंगी। मैं अब इस गांव में ही एक नया घर बनवाऊंगी। ये सोना मेरी मेहनत का नहीं, तुम्हारी लालच की सजा है। माँ जी, हमें माफ कर दीजिए, हम लालची हो गए थे। हम आपकी सेवा करेंगे। सेवा? अब मुझे तुम्हारी सेवा नहीं चाहिए। मैंने तुम्हारे लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया और तुमने मुझे मरवाने की कोशिश की। ये सोना मैं अब गांव के अनाथ बच्चों के लिए इस्तेमाल करूंगी। उन्हें अच्छे संस्कार दूंगी ताकि वे बड़े होकर अपने माँ बाप को जंगल में फेंक न दे। जानकी धीरे धीरे घर से बाहर निकल जाती हैं। अमन और राधा एक दूसरे को देखते हैं। उनकी आंखों में अब पश्चाताप और दुख है। राधा, हमने अपने लालच में एक सच्ची माँ को खो दिया। हमने उन्हें नहीं फेंका, हमने अपने भाग्य को फेंक दिया। जानकी गांव में नया घर बनाती हैं और